हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश से हम आपके पास लेके आए हैं चैप्टर 3 जिसका टाइटल है ऑफ एक्सपेंस। ऑफ एक्सपेंस को लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन एक जाने माने एसेइस्ट हैं। इससे पहले मैं क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश के चैप्टर 1 और 2 का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं और इनके क्वेश्चन आंसर और सब कुछ बता चुका हूं और इसका टेस्ट भी मैं ले चुका हूं जिसमें लोगों ने भाग लिया लेकिन कम भाग लिया। मैंने जैसा कि बताया था कि 10th के लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि लगातार क्लासेस चल रहे हैं। ये मुझे तो हतोत्साहित करती ही है ये वाली बात और मुझे डिमोटिवेट करती ही है। ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी भरी बात है कि अगर ऑनलाइन क्लास और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है उसका आप पूरा का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये इससे बुरी बात आपके लिए कुछ नहीं होगी क्योंकि 40,000 सब्सक्राइबर्स मेरे हैं, उनमें से बहुत कम लोग वीडियोस को देख रहे हैं। उसमें से 10th एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश में इस साल अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी होंगे, तो उस हिसाब से व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। इसकी अपेक्षा 12th में व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अच्छा उसको वॉच टाइम भी मिल रहा है। अगर आप लोग देख भी रहे हैं तो कम देखते हैं, उसको 1-2 सेकंड देख लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही और हमेशा हर वीडियो में बोला है कि इसे एक ऑफलाइन क्लास की तरह लीजिए। अगर आपको यहाँ कोई कमी नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फील फ्री पूछ सकते हैं। आपको कोई कमी लग रही है ऑफलाइन क्लास में, बिल्कुल भी जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसमें थोड़ी भी कमी दिखाई देती है तो उसको मैं उस कमी को पूरी करूंगा। वैसे तो मैं जैसे पढ़ाता हूं ऑफलाइन में बिल्कुल वैसे ही कोशिश कर रहा हूं। अब इससे ज़्यादा कोशिश क्या की जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपके लिए वो कोशिश पूरी की जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन आप ये वीडियोस और लगातार जो डाले जा रहे हैं उनको ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप ये तो मेरे लिए तो उससे कुछ मिलता नहीं है। मैं इससे भी बेटर वीडियो बनाता हूँ, मैं स्पोकन के वीडियोज़ बनाता हूँ, उस पर मुझे अच्छे व्यूज़ मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए क्लास से ले रहा हूँ तो आपको इसे डिग्निटी से लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। तो इस चैप्टर को हम देख लेते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, फ्रांसिस बेकन पहले राइटर के बारे में देख लेते हैं। 1561 में इनका जन्म हुआ था और 1626 में इनकी डेथ हुई। द फर्स्ट बैरन विलियम एंड विस्काउंट स्टे एल्बन्स वॉज बोर्न एट यॉर्क हाउस इन लंदन। यहाँ पर लंदन के यॉर्क हाउस में इनका जन्म हुआ था। बेकन हैज हिज एजुकेशन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1584। 1584 में ये एमएलए बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ही रोट सेवरल पेपर्स ऑन पब्लिक अफेयर्स पर उन्होंने बहुत सारे पेपर्स लिखे। वन ऑफ हिज लेटर वॉज लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ। एक लेटर जो कि पॉपुलर हुआ जिसका टाइटल था लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ। ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द एसेज। उनके लिटरेरी साहित्यिक कार्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एसेज, निबंध। उन्होंने निबंध लिखे, ये भी एक निबंध है ऑफ एक्सपेंस। हिज प्रोज स्टाइल इज कॉम्पैक्ट एंड प्रोवर्बियल। उनके प्रोज स्टाइल जो है कॉम्पैक्ट है, प्रभावशाली है और प्रोवर्बियल है यानी कि मुहावरों से भरी हुई है। हिज एसेज आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम। उनके जो एसेज हैं वर्ल्डली यानी कि सांसारिक बुद्धिमता से भरे हुए हैं। अब हम इस ऐसे के बारे में देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सारांश में ऐसे को आपको बता दूंगा क्योंकि ये एक ऐसे है, कोई स्टोरी नहीं है, तो आप बोर ही होंगे अगर इसको प्रोवर्बियल है, मुहावरों से भरी हुई है, इसलिए इसमें केवल इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सारांश है, एक्सप्लेनेशन है, उसको पूरा दे दूंगा। यहाँ किस बारे में बता देते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में एक्चुअली में ये ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस ऐसे इज अ गाइड टू शो अस हाउ वी शुड मैनेज आवर फाइनेंशियल मैटर्स। ये ऐसे हमें गाइड करता है कि हमें अपने फाइनेंशियल मैटर्स यानी कि आर्थिक या फिर पैसे वाले
पैसे का लेन देन या पैसे का खर्च करने का मैटर जो मामले हैं उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए। अलेक्जेंडर पोप कॉल्ड बेकन द वाइसेस्ट ऑफ मैनकाइंड। इन दिस ऐसे he instruct his readers to be discreet in spending money। अलेक्जेंडर ने उन्हें वाइसेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा बेकन को, और यहाँ पर इस ऐसे में उन्होंने बताया है, बेकन ने बताया है कि पैसे को हमें कम खर्च करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार वन शुड स्पेंड ओनली अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ हिज इनकम। किसी को अपनी इनकम का एक फिक्स पोर्शन ही खर्च करना चाहिए। एंड शुड पर्सनली लुक आफ्टर हिज अफेयर्स, और अपने जो पैसे के मामले हैं उनको खुद से ही देख रेख करना चाहिए, ना कि नौकरों पर छोड़ देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर रिचेज वर्ड आया है। रिचेज का मतलब यहाँ पर धन है, संपत्ति है। रिचेज का मतलब अमीर नहीं है। तो पढ़ लेते हैं। एक तो छोटा सा ऐसे है, लेकिन बहुत सारे मुहावरों प्रोवर्ब्स से भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसके क्वेश्चन भी आपको लर्न करने में डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन अगर इसमें मेन सार जो है उसको समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप इनको लर्न कर पाएंगे, इसके क्वेश्चंस को भी। तो सीधा सा फाइनेंशियल मैटर के बारे में है, पढ़ लेते हैं पूरे को ही। रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन। धन जो है खर्च करने के लिए होता है, और खर्च अपने सम्मान के लिए, अच्छे कार्य करने पर खर्च होता है। Therefore, extraordinary expense must be limited by the worth of occasion। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ओकेशंस हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उन्हें ओकेशन के हिसाब से, अवसर के हिसाब से खर्च करना चाहिए। फॉर वॉलेंटरी अनडूइंग मे बी एज वेल फॉर मेंस कंट्री एज फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। यहाँ पर लिखा है कि अगर आप साहस से, अगर आप अपने सोच समझकर पैसे को खर्च करते हैं तो ये एक तरह से किंगडम ऑफ हेवन की तरह माना जाएगा, स्वर्ग के शासन की तरह माना जाएगा। बट ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑट टू बी लिमिटेड बाय मेंस स्टेट। लेकिन सामान्य खर्चे जो हैं मनुष्य की स्टेट, संपत्ति के हिसाब से खर्च किए जाने चाहिए। एंड गवर्न विद सच रिगार्ड, और इस तरह से उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। एज इट बी विद कंपास, जैसे कि आप एक तरह से कंपास को यूज कर रहे हैं, नाप तोल यूज करते हुए उसे खर्च कर रहे हैं। एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसीट and abuse of servants, and order to the best show that the bills may be less than the estimation abroad। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि हमें सामान्य खर्चे को देख रेख के खर्च करना चाहिए, और हमें नौकरों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे खर्च करना चाहिए कि हमारे जो बिल्स होते हैं हमारी इनकम से हमेशा कम ही होने चाहिए। Certainly, निश्चित ही, if a man will keep but of even hand, his ordinary expenses ought to be but to the half of his receipt। यहाँ पर फिर से लिख दिया है, जैसे बताया गया है कि हमारे जो बिल्स, हमारे जो खर्चे हैं हमारी इनकम से कम होने चाहिए, और कितने कम होने चाहिए वो भी लिखा हुआ है। जो इतने कम होने चाहिए कि आपके जो रिसिप्ट्स हैं, यानी कि आपके जो बिल्स हैं वो आपकी इनकम से आधे ही होने चाहिए। आपकी जो खर्चे हैं आपकी इनकम से आधा होना चाहिए। एंड इफ़ ही थिंक अ वैक्स रिच टू वैक्स रिच बट टॉट द थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर फिर एक लाइन और जोड़ दी, अगर वो इंसान, वो आदमी अमीर बनना चाहता है अपनी उसी इनकम में, तो फिर उसे आधा भी खर्च नहीं करना चाहिए, फिर उसे इनकम का थर्ड पार्ट ही खर्च करना चाहिए। इट इज़ नो baseness for greatest to descend and look into their own state। यहाँ पर फिर से it is no baseness for the greatest to descend and look into their own state। अपनी खुद की संपत्ति को ही देखते रहना चाहिए, और ना कि हम अपने नौकर वगैरह पर निर्भर हैं। Some forbear it not upon negligence alone but doubting to bring themselves into melancholy in
रेस्पेक्ट दे शैल फाइंड इट ब्रोकन। कुछ लोग अपने नौकरों पर ध्यान नहीं देते हैं और उन पर पूरा विश्वास करते हैं, उन पर ही छोड़ते हैं। अपने आलस की वजह से खुद अपनी संपत्ति को नहीं देखते हैं। वो निश्चित ही अपनी विश्वास को टूटा हुआ पाते हैं, अपनी संपत्ति को भी बिखरा हुआ पाते हैं। बट वाउंड्स कैन बी क्योर्ड विदाउट सर्चिंग। लेकिन घाव को क्योर नहीं किया जा सकता जब तक उसे ढूंढा ना जाए। मतलब कहने का साफ साफ है कि तब तक हम अपनी संपत्ति में जो घाटा हो रहा है उससे तब तक नहीं सही कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि वो किसकी वजह से घाटा हो रहा है। मतलब यहाँ पर मुहावरे का यूज़ किया है, वाउंड्स कैन नॉट बी क्योर्ड विदाउट सर्चिंग, कि बिना ढूंढे घाव को सही कैसे किया जाए। मतलब नौकरों को ढूंढना होगा कि किस नौकर से, कौन सा नौकर है, कौन सा हमारा एम्प्लॉय है जो हमारे साथ में धोखेबाजी कर रहा है। ही दैट कैन नॉट लुक इनटू द हिज ओन स्टेट एट ऑल। वह व्यक्ति जो अपने स्टेट को, अपनी संपत्ति को खुद से ही नहीं देख सकता है। हैड नीड बोथ चूज well those whom he employeth and change them often, for new are more timorous and less subtle। मतलब खुद से जो व्यक्ति नहीं देख पाता, उसे समय ही नहीं है अपनी संपत्ति को देखने के लिए, वो व्यक्ति उसके लिए भी वेकर ने सलाह दी है। उसने सलाह ये दी है कि वो अपने एम्प्लॉय को, अपने नौकरों को समय समय पर बदलता रहे। ये इसका इलाज है। बदलते रहने से ये है कि जो नए आते हैं वो कम सब्टल होते हैं, मतलब कम भरोसा करते हैं, अपनी मेहनत मतलब उसमें कम विश्वास जगाएंगे और उनमें हिम्मत कम होगी धोखा देने की, पहले सेटल हो पाएंगे। लेकिन पुराना आदमी जो होता है, पुराना नौकर, उन चीज़ में बिल्कुल ज़्यादा अभ्यस्त हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या परेशानी चल रही है, कोई भी कुछ नहीं देखता है, इसलिए वो गबन करना शुरू कर देता है। इसलिए सलाह उन लोगों के लिए दी है जिन पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, नौकर पर ही निर्भर हैं, अपनी संपत्ति को देखने का समय ही नहीं है। उनको सलाह दी है कि समय समय पर अपने नौकरों को, अपने एम्प्लॉयज़ को बदलता रहे। नेक्स्ट है, आगे कुछ लिखा है, ही दैट कैन लुक इनटू द स्टेट बट सेल्डम इट बिबेथ हिम टू टर्न ऑल द सर्टेनिटीज। वो व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को देख सकता है लेकिन कभी कभी देख सकता है, वो भी अपने आप में कुछ न कुछ निश्चिंतता तो रख ही सकता है। अ मैन हैड नीड, हर आदमी को आवश्यकताएं होती हैं। If he is plentiful in some kind of expense, to be a saving again in some other। यहाँ बताया गया है कि खर्चे तो होते ही हैं आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ लिखा है कि अगर एक जगह पर खर्चा ज़्यादा कर लिया गया है तो फिर किसी दूसरी जगह पर उस खर्चे को बचा लेना चाहिए। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि कैसे बचा लेना चाहिए। एज इफ़ वी आर प्लेंटीफुल इन डाइट टू बी सेविंग इन अपैरल। जैसे कि अगर आप खाने पीने में ज़्यादा खर्च कर चुके हैं तो फिर अपैरल में यानी कि कपड़ों में कम खर्च करें। इफ़ ही बी प्लेंटीफुल इन अ हॉल टू बी अ सेविंग इन अ स्टेबल। यहाँ पर लिखा है जैसे कि अगर वो हॉल में, यानी कि यहाँ पर फिर से मुहावरे का यूज किया है, हॉल में ज़्यादा खर्च कर चुका है। हॉल का मतलब है पार्टीज़ में कर चुका है, मूवीज़ में ख़त्म कर चुका है पैसे को, तो फिर उसे स्टेबल, स्थायी खर्चों पर पैसे को कम खर्च करना होगा। एंड अलाइक, इसी तरह से कुछ खर्चों पर कम खर्च करना होगा। फॉर ही दैट इज प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स विल हार्डली बी प्रिजर्व्ड फ्रॉम डिके। वह व्यक्ति जो हर तरह के खर्चे में प्लेंटीफुल होता है, बहुत खर्चीला होता है, वो अपने आप को डीके होने से, डीके का मतलब है यहाँ पर अपने आप को दिवालिया होने से, रोड पर आने से बचा नहीं पाता। इन क्लियरिंग ऑफ मेंस स्टेट, यहाँ पर फिर से एक उन्होंने बेकन ने एक एग्जाम्पल दिया है पैसे के बारे में, संपत्ति के बारे में, कि अपना मकान, घर, संपत्ति बेचते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में लाइन लिखी है। इन क्लियरिंग ऑफ मेंस स्टेट ही मे एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन एज इन लेटिंग इट रन ऑन टू लॉन्ग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी संपत्ति को क्लियर करते समय, यानी कि उसे बेचते समय, निकालते समय अचानक से बेचते में अपने आप को फिर से व्यक्ति हर्ट करता है। फॉर हैस्टी सेलिंग इज कॉमनली अ डिसएडवांटेजेबल एज इंटरेस्ट।
यहाँ पर लिखा है हिस्ट्री सेलिंग यानी जल्दबाजी में बेचना डिसएडवांटेजेबल है यानी कि हानिकारक है। Besides, he that clears at once will replace for finding himself out of straits, he will revert to his customs, but he that clears by degrees endureth a habit of frugality and gaineth as well upon the mind as upon his estate। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जल्दबाजी में खर्च कर लेता है, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर देता है, तो वो दूसरों के द्वारा ठगा जाता है। दूसरे जो जैसे कि बीच वाले मीडिएटर जो लोग होते हैं, जो बिचवाते हैं संपत्ति को, उसके द्वारा ठगा जाता है। और जो संपत्ति जो बहुत महंगी बेचने को होती है उसे बहुत सस्ता बेच देता है। लेकिन जो व्यक्ति आराम से सोच समझ के बेचने की कोशिश करता है वो इन चीज़ों से बच जाता है। Certainly निश्चित ही who hath a state to repair may not despise small things, and commonly it is less dishonorable to abridge pretty charges than to stop a pretty getting। यहाँ पर जो उसे हासिल होने को होता है, जो पैसा कमाने होता है संपत्ति की वजह बेचने की वजह से, बजाय उसे नुकसान झेलना पड़ता है। A man who warily to begin charges which once begun will continue, but in matters that return not he may be more magnificent। यहाँ पर फिर एक बात और जो जोड़ी गई है, जो व्यक्ति उधार ले लेके काम चलाता है, ज़्यादा खर्चे करता है, उसके कभी खर्चे पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार शुरू हुए तो बढ़ते जाते हैं, जो सारे खर्चों में एक जैसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक बार अगर खर्चे चलाते हैं तो वो खर्चे बढ़ते जाते हैं और उसे अपनी इनकम से ही पूर्ति नहीं होती है। उन कंडीशन में फिर उसे उधार लेना पड़ता है, और उधारी जब शुरू हो जाती है तो फिर उधारी भी लेते लेते ही आगे कर जो उधार होता है उसका जो कर्ज होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें दी हैं। मैन बेकन ने जो हमको एडवाइस दी है बस वही दिया है कि हमें हेस्टी सेलिंग नहीं करनी चाहिए। लास्ट लाइन में हमने लिखा था हेस्टी सेलिंग यानी जल्दबाजी में बेचना नहीं चाहिए। और एक पॉइंट लिया है कि नौकर चाकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप देख ही नहीं पा रहे हैं अपने नौकरों को तो फिर आप समय समय पर उन्हें बदलते रहें। और यहाँ पर दिया है कि हमें खर्चे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो खर्चे होते हैं, असामान्य जो खर्चे होते हैं, वो तो समय और ओकेशन के अनुसार करना ही पड़ता है। जैसे कि मैरिजेज हैं और जैसे कि फ्यूनरल हैं, ऐसी कंडीशन जैसे कि दवाइयों का खर्चा जो है वो समय पर आता है, ओकेशन के अनुसार करना ही पड़ता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं उनमें हम बचा सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने सलाह भी दी है कि कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक जगह ज़्यादा खर्च कर चुके हैं तो दूसरी जगह बचा सकते हैं। उदाहरण भी उन्होंने बहुत सारे दिए कि अगर हम खर्च कर लेते हैं हॉल्स में, पार्टी में, डाइट में खर्च कर लेते हैं, खाने पीने में, तो फिर हम अपैरल में यानी कि कपड़ों में कम खर्च करें। अब इसके देखिए यहाँ पर ग्लॉसरी दी हुई है, यहाँ पर मीनिंग्स दी हैं वैक्स और फॉर बियर, ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे सारे मैं चैप्टर को पढ़ाते समय सारे मीनिंग्स को बता चुका हूँ ऑलरेडी। और अभी अगले इसके सेक्शन में, अगले पार्ट में, इस चैप्टर का अगला पार्ट जो कल आने वाला है शाम को 7 बजे, ये वीडियो लगातार मैं शाम को 7 बजे 10th क्लास की अभी ले रहा हूँ लगातार। ये 8वीं क्लास है आपकी ऑनलाइन क्लास, शाम को 7 बजे चल रही है। 12th की क्लास शाम को 6 बजे चल रही है। तो कल के पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं और 10th के स्टूडेंट हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मतलब का चैप्टर है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th के, 12th के, किसी भी बोर्ड के हैं, MP बोर्ड के या फिर CBSE बोर्ड के, आपके लिए सारे बोर्ड्स के लिए मैं वीडियोज़ यहाँ पर इंग्लिश के डालता हूँ और अक्सर वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर आपने पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियो मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।